हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम आगे बढ़ेंगे मैटर प्रेजेंट इन आवर सराउंडिंग्स में। ठीक है, तो हमने जो लास्ट में एक टॉपिक छोड़ा था वो था हम डिफरेंस कर रहे थे बिटवीन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज में हम डिफरेंस कर रहे थे। तो आज थोड़ा सा और उसमें कुछ कुछ डिफरेंस हम देखेंगे, देन हम आगे टॉपिक कवर करेंगे। होप सो ये आपकी लास्ट वीडियो हो, अगर नहीं होगी तो इससे नेक्स्ट वाली वीडियो थोड़ी छोटी होगी, बट वो मतलब 5 से 6 मिनट से ज़्यादा हम नहीं लेके जाएंगे। ठीक है, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड क्या होते हैं हम पढ़ चुके थे, जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और उनके पार्टिकल्स के बीच में गैप भी काफ़ी कम होता है। लिक्विड क्या होता है, जिसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं बट सॉलिड से कम क्लोज पैक होते हैं, वो फिक्स पोजीशन पर नहीं रह पाते और उनके बीच में गैप थोड़े ज़्यादा होता है। और गैस क्या होते हैं, जिसके पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये पढ़ा था हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। लिक्विड का सिर्फ वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप फिक्स नहीं होती। दैट मीन्स वो जिस कंटेनर में जाएगा उसी कंटेनर की शेप को अक्वायर कर लेगा। देन आपका थर्ड गैस। गैस की ना शेप फिक्स होती है ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, तो हमने और भी कुछ प्रॉपर्टीज डील करी थी, वो आप उसमें एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेना अगर आपको लगे तो। बाकी आज हम आगे पढ़ेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो भी हम रिवाइज करेंगे फिर से। काइनेटिक एनर्जी वाला क्या केस होता है। ठीक है, उससे पहले 2-4 प्रॉपर्टी है और डील करते हैं। अब जो प्रॉपर्टी आती है कंप्रेसिबिलिटी, मतलब कितना आप उसको दबा सकते हो, संपीड्यता। ठीक है, हिंदी में संपीड्यता कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। तो सॉलिड वाले क्या होते हैं बेटा, कंप्रेसिबल लेस, वेरी लेस, बहुत कम। ठीक है, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं डिक्टेट कराऊंगा, क्योंकि लिखने में पिछला जो लेक्चर था हमारा लिखने की वजह से ये बहुत ज्यादा चला गया, तो मैं डिक्टेट कराऊंगा, आप उसी से ही नोट्स प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, तो सॉलिड में आप यहाँ लिखना कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। तो इनके सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम होती है, यानी बहुत ही कम कंप्रेस होता है। आप दबाओगे ना तो बहुत कम दबते हैं। लिक्विड वाले थोड़ा उससे ज्यादा दबते हैं, बट फिर भी उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। दैट मींस कि आप गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हो, यानी कि अगर वो एक सपोज कंटेनर में इस तरीके से फुलफिल है, ठीक है, और आप यहाँ पर एक काइंड ऑफ पिस्टन लगा दो। पिस्टन का मींस जैसे पिचकारी होते हैं ना, पिचकारी में अगर आपने पिचकारी की शेप देखी हो तो इस तरीके की शेप होती है और उसके यहाँ पर एक पिस्टन सा होता है। फिर आप यहाँ से प्रेस करते हो तो पानी उसे नीचे इस तरह से निकालता है, तो एक पिस्टन क्या करेगा, प्रेस करेगा। ऐसे ही गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो सकती है। वो यहाँ पर दबा रहा है तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, वेरी हाई, दैट मीन्स आप गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, अब हीट करने पे यानी कि उष्मा देने पर, हीट करने पर, उष्मा देने पर किसके जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा चेंज होते हैं। तो सबसे ज्यादा किसके चेंज होते हैं, सॉलिड के, उसके बाद लिक्विड के, उसके बाद गैस के। सेम ये लिख सकते हो, इसमें चेंज बहुत कम होता है, इसमें थोड़ा कम, और इसमें सबसे ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, अब सॉलिड दे आर रिजिड, यानी कठोर, हार्ड। ठीक है, रिजिड होते हैं, ये नहीं होते। ठीक है, रिजिड नहीं होते। रिजिड मतलब कि इसके पार्टिकल फिक्स पोजीशन पर होते हैं। जैसे सपोज ये मार्कर है, इसके पार्टिकल जहां पर है वो वहीं पर रहते हैं, तो फिक्स पोजीशन पे है, तो सॉलिड आर रिजिड। सॉलिड्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैस कैन फ्लो। फ्लो मीन्स कि ये बह सकते हैं और ये नहीं बह सकते। ठीक है, सॉलिड्स फ्लो नहीं कर सकते। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस की। ठीक है, हम थोड़ा क्विकली जल्दी कवर अप करेंगे। ठीक है, पर इतना जल्दी नहीं कि आपको समझ में ना आए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। प्लस में
आफ्टर सम डेज संडे को 7 बजे लाइव क्लास है। आप वहां पर आके इस चैप्टर के सारे डाउट्स वहां पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया खत्म। अब एक काइनेटिक एनर्जी वाला कंसेप्ट पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। उसको सब ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी आ जाता है काइनेटिक एनर्जी, बट यहाँ पर अलग केस है, फिजिक्स में अलग केस है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का मीन्स, यानी इसकी मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी का मीन्स होता है जो एनर्जी मोशन में बॉडी प्रोड्यूस करती है। हिंदी में इसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जो बॉडी मोशन में प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे एक टाइम के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उस दिन बड़ा अच्छे वाला थप्पड़ वाला, ऐसे हमारा नहीं लगा, ऐसे हमारा और तेज लगा, और जितना आप लंबा मोशन लेके आओगे, यानी जितना लंबा आप डिस्टेंस कवर अप करोगे, यानी जितना तेजी से आपका मोशन होगा, आपकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। इसका फॉर्मूला अलग होता है, वो फॉर्मूला बेसिस पे यहाँ पर हम अलग डील करेंगे। अभी आप इतना सोचो दिमाग में, सॉलिड, लिक्विड और गैस की तरह, कि भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं भाई, बिल्कुल ही क्लोजली अरेंज है, बहुत कम गैप है। जल्दी बनाने की वजह से मैं यूनिफॉर्म शेप नहीं बना पाता, ठीक है, सो दैट कि थोड़ा जल्दी समझ सके हम। सपोज दिस इज लिक्विड and this is gas, solid, liquid and gas, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब इसके पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं आपके, इसके पार्टिकल्स के बाद सिर्फ मूव करने के लिए अगर देखा जाए तो इतना ही स्पेस है। इस स्पेस को मत देखना, ये स्पेस काइंड ऑफ इस तरफ से भरा हुआ होता है ये भी, ठीक है। मैं इसको लिख देता हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसके पास क्या है, बहुत कम स्पेस है मूव करने को, और इनके पास थोड़ा ज्यादा स्पेस है मूव करने को, और इनके पास और ज्यादा स्पेस है मूव करने को। तो जिसके पास जितना ज्यादा स्पेस होगा मूव करने के लिए, जो जितने ज्यादा स्पेस में मूव कर सकता है, उसको हम क्या बोल देंगे कि भाई सॉलिड, लिक्विड और गैस के केसेस में कि भाई पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेगा, जितना ज्यादा स्पेस होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा आएगी, ठीक है। दैट मीन्स कि सॉलिड को अगर हम देखें तो सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा सबसे कम है, और गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है, और लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी मीडियम। मीडियम कहने का मीन्स है कि सॉलिड से तो ज्यादा है पर गैस से क्या है, कम है, ठीक है। सो ये हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के केसेस में कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है कि हाउ मच यू हैव फ्री स्पेस टू मूव, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टिकल्स आई एम कनेक्टेड विद दिस। बाकी और भी इसके अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, बट आपकी क्लास के लिए इतना समझना जरूरी है कि आप इसे यहाँ पर कनेक्ट करो। हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि हमें समझ में आए, ठीक है। सॉलिड को आप ऐसा मानो कि एक आप भीड़ बड़ी लाइन पे खड़े हुए, आगे पीछे नहीं हो सकते, ठीक है। लिक्विड को आप ऐसा मानो एक कमरे में आप बंद हो, और गैस को आप ऐसा मानो कि एक आप ग्राउंड में हो। तो कहाँ आप रनिंग इजीली कर सकते हो, कहाँ आप मोशन ज्यादा कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है ग्राउंड में कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, गैस में, और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी, सॉलिड। ये पॉइंट हो गया क्लियर। अब आज हमें जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि जो आपके जो मैटर है, मैटर वो है कि जो एक स्टेट से, यहाँ पर मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में किस तरीके से चेंज होता है। हमें आज इसका रीजन समझना है कि मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज कैसे होता है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कैसे ये सब चीजें किस तरीके से होती है, हमें आज ये सब पढ़ना है, ठीक है। इजी कंसेप्ट है, अगर आप इन्हें काइनेटिक एनर्जी के नजरिए से देखोगे तो बहुत ही इजी लगने वाला है, इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
और आज एक थोड़ी सी और छोटी सी अनाउंसमेंट है कि भाई आपके एक्सपेरिमेंट्स की वीडियोस भी हम बना सकते हैं। होप सो कि हम बनाएं, ठीक है। तो स्पेशल वीडियोस आपकी भी आ सकती है। आप फिजिक्स 12 की वीडियो देख सकते हो और आप उसको देख के रिव्यू देके जरूर बताना स्पेशल वीडियो थी वो कि आपको कैसे लगे। अगर आपको अच्छी लगे तो हम उस पर आपके लिए भी वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। तो चलो हम काइनेटिक एनर्जी का केस समझते हैं। हीट, सपोज ये मेरे पास कोई चेम्बर मतलब मान लो यहाँ से मैं ये बर्नर है, यहाँ से एनर्जी निकल, इजी समझना है इसे। क्या है काइनेटिक एनर्जी अभी मेरी सॉलिड से, हम सॉलिड से स्टार्ट करेंगे समझना और फिर देखेंगे गैस तक कैसे जाता है, ठीक है। तो सॉलिड है, अब आपके पास एक छोटा सा लो होता है जिसको हम कहते हैं लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हिंदी में हम इसे बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण नियम। ठीक है, तो इजी सा लो है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म से आप दूसरे फॉर्म पर में एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती कैसे है? पानी, जो आपको पता होगा डैम में पानी ऊपर से नीचे गिरता है, काइनेटिक एनर्जी बनी, देन काइनेटिक एनर्जी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफर हो जाती है। बहुत सारे प्रोसेस है, ठीक है, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना दिमाग में रखना है कि एनर्जी हम कहीं से बनाते नहीं है, ना ही एनर्जी कभी खत्म होती है, बस वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाती है। जैसे आपने फूड खा लिया, आपको एनर्जी मिल गई, आपने कुछ काम किया तो वो एनर्जी आप वो काम जो किया आपने उसके फॉर्म में ट्रांसफर हो गई, ठीक है। सपोज आपने रनिंग की तो रनिंग में आपकी हीट निकलती है, तो आपने जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट के फॉर्म में ट्रांसफर होती जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से एनर्जीज एक दूसरे की स्टेट्स में ऐसे इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, ठीक है। तो ऊर्जा का संरक्षण नियम, ना तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं, पर ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, आपने इसे हीट एनर्जी, सपोज फर्स्ट केस में ये इसके नीचे रखा आपने, तो सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या होता है, ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी थी, अब इनकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा, इस हीट एनर्जी की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लगेगी और इसके पार्टिकल्स अपनी जगह से वाइब्रेट करने लगेंगे, ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। अभी पार्टिकल्स अपनी जगह पे क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और तेजी से वाइब्रेट करेंगे और एक टाइम पर ये इतना तेजी से वाइब्रेट करेंगे कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आकर्षण बल होता है, उससे ज्यादा तेजी से ये एक दूसरे को से एक अपनी जगह से ज्यादा तेजी से मूव करते हैं और अलग हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि मान लो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है, ज्वाइंट मतलब कि अपनी पोजीशन में फिक्स होते हैं और अपनी पोजीशन से क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, बट एक लिमिट से ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं और सॉलिड से किस में चले गए, वो लिक्विड में। क्यों गए, आपने हीट एनर्जी दी, हीट एनर्जी की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की। तो सॉलिड कहाँ गया, सॉलिड गया अब आपका लिक्विड स्टेट में। अब लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है, अगर मैं इसको इसके नीचे रख दूं, जैसे पानी के नीचे आप क्या रखते हो, गैस, चूल्हा, इनका यूज करते हैं, तो पानी के नीचे जब आपने इसे रखा तो यहाँ से हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी और इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ती जाएगी और वो इतनी बढ़ जाएगी कि फिर से वही वाला हाल होगा कि ये इतनी पोजीशन की ना बजाय इतनी दूरी पे घूमना चाहेगा और ये जब इसका फोर्स से ज्यादा इसकी एनर्जी हो जाएगी तो उस फोर्स को ब्रेक करके ये ट्रांसफर हो जाएंगे आपके गैस में, ठीक है। तो सिंपल क्या हो रहा है, आप हीट एनर्जी दे रहे हो, हीट एनर्जी देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है जिसकी वजह से ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट, यानी अगर हम इसे लोअर स्टेट बोले, इसे हायर स्टेट बोले, तो लोअर टू हायर मूव करते हुए जा रहे हैं। यानी गति, आप अगर इसे ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करोगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ने से वो अपने आकर्षण बल से, जो उनके बीच अंत आकर्षण बल होते हैं, उनसे ज्यादा उनके बीच में मोशन होता है, यानी गति होती है और वो उसे तोड़कर अगली स्टेज में पहुंच जाते हैं, ठीक है। होप सो क्लियर हो गया हो। पर फिर से छोटा सा मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूं आपका। बर्नर रखा, एनर्जी दी,
इनकी एनर्जी इंक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से एक टाइम पर इतनी बढ़ गई कि जितना इनके बीच में फोर्स लगता है उससे ज्यादा तेजी से मूवमेंट करने लग गए और ये सॉलिड से किस में चले गए, लिक्विड में। सेम केस लिक्विड में होता है कि आपने क्या किया कि लिक्विड में भी यहाँ पर एनर्जी दे रहे थे, उसके पार्टिकल्स की एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि जितना फोर्स उनके बीच में लगता है उससे ज्यादा उनकी एनर्जी हो गई और वो अपने बीच के फोर्स को तोड़ देते हैं। ठीक है, जो फोर्स उनको एक साथ जोड़ के रखता है, हमने पढ़ा था ना इंटर एटॉमिक फोर्स होता है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर से एनर्जी जो लिक्विड होता है उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि उसके पार्टिकल अब इस स्टेट में ना रह के गैस में चले जाते हैं। अब क्या करना, हम उल्टा केस करते हैं, गैस को लिक्विड में लाते हैं। तो हम एनर्जी को क्या करेंगे, यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। ठीक है, डिक्रीज यानी कि कम करेंगे। कम कैसे करते हैं, गैस को ठंडा करो, ठंडा करोगे तो ठंडक जो होती है जो क्या करती है कि एनर्जी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, जैसे मान लो एक टाइम के लिए आपके पास एक सपोज बर्फ का एक पीस है, उस पीस को आप किसी गर्म जगह पर रख दो तो धीरे धीरे क्या होगा, गर्म जगह ठंडी हो जाएगी और जो बर्फ है वो पिघलने लगेगी। तो हो क्या रहा है, आप वहां पर एनर्जी बढ़ा रहे हो, बट जो उसके नीचे चीज रखी है वो चीज ठंडी हो रही है। ठंडी क्यों हो रही है, क्योंकि उसकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है बर्फ में, तभी तो ठंडी हो रही है। भाई मान लो कि यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा सरफेस रखा है, ये गर्म है, इसके ऊपर मैंने छोटा सा आइस क्यूब रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये गर्म था तो धीरे धीरे जिस जगह पे रखा है ये अपनी एनर्जी इसको दे देगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन क्या होने लगेगा, ठंडा होने लगेगा, ये ठंडक होने लग जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर कम करें यानी ठंडा करें तो टेम्परेचर कम करोगे तो काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी और गैस से कहाँ पहुंचेगा, लिक्विड में। ठीक है, और अगर आपने लिक्विड को भी ठंडा करने की कोशिश की जैसे हम फ्रीजर में करते हैं तो लिक्विड किधर पहुंच जाएगी, आपकी सॉलिड स्टेट में, यानी द्रव से किधर पहुंच जाएगा, ठोस में। यही तो हम करते हैं कि जो फ्रीजर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें क्या होता है, उसमें बहुत ठंडक होती है यानी कि बहुत टेम्परेचर कम होता है। वो टेम्परेचर क्या करता है, जो वहाँ का आपका जो फ्रीजर होता है वो क्या करता है कि जितनी हीट एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करता रहता है। ठीक है, पानी से एब्जॉर्ब करता रहेगा, कम करते 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 उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी लॉस करेंगे। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और वो लिक्विड से सॉलिड में पहुंच जाएंगे। ये आपका हो गया लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस कैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो ये केस सबको समझ में आ गया होगा होप सो कि गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। यहाँ से इस तरफ आते हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो आपको एनर्जी देंगे, आपने यहाँ बाहर से एनर्जी दी। बट जब आप गैस से सॉलिड जाते हो, गैस से लिक्विड जाओगे, लिक्विड से सॉलिड जाओगे, तो उसमें आपको इनसे एनर्जी खींचनी है। तो इन्हें ठंडा करो, ठंडे जगह पे रखोगे तो ठंडी जगह के जो पार्टिकल्स होंगे वो इनसे एनर्जी खींचेंगे और इनकी एनर्जी कम होगी तो इससे एनर्जी कम किसकी है, इसकी, लिक्विड में आया और एनर्जी खींच ली, आपने इससे और एनर्जी ले ली तो लिक्विड से किस में चला गया, सॉलिड फेज में चला गया। इस तरीके से ये एक दूसरे स्टेट में ट्रांसफर होते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया हमारा कि कैसे इंटर कन्वर्जन होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। अब एक छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें हमने नाम दे रखा है कि सॉलिड से लिक्विड में जाना, लिक्विड से गैस में जाना क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसके बहुत अलग अलग नाम है जिनका हम नाम देंगे अभी। तो सॉलिड से लिक्विड में जाना, सॉलिड से लिक्विड में जाना कहलाता है मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में जाना कहलाता है वेपराइजेशन। ठीक है, सिमिलरली अगर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सॉलिड से सीधा किस में चले जाते हैं, गैस में, जिसे हम बोलते हैं, इधर लिखते थे सॉलिड से सीधा गैस में, हम बोलते थे हम सब्लिमेशन। तो सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड कहाँ देखा है, सिंपल सी बात है, आइस लो, उसको गर्म कर दो थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, सॉलिड से लिक्विड में पहुंच गया, मेल्टिंग हो गया। लिक्विड से गैस कहाँ, पानी को उबाल दो, पानी को जब आप बॉईल करोगे तो आप एनर्जी दे रहे हो, फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो, तो लिक्विड से किस में चला गया आपका, गैस में, दैट इज वेपराइजेशन। और सॉलिड से सीधा गैस में किस में जाता है, कोई एक ऐसा एग्जांपल अगर आपको पता हो कि सॉलिड से गैस में किस में जाता है,
ठीक है, तो सिंपल सा एग्जांपल है कैम्फर। अगर आप कपूर को जलाते हो तो कपूर होता है सॉलिड स्टेट में, तो सीधा कहाँ जाता है, गैस में जाता है। या फिर नेफ्थलीन की बॉल्स, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं जो हम रखते हैं कपड़ों में रखते हैं ताकि उसमें से बदबू ना आए, तो धीरे 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 वो डिसअपीयर हो जाती है। तो रीजन क्या है उसका कि भाई जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वो उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी तेजी से बढ़ती है कि वो लिक्विड में आए बिना सीधा गैस में चले जाते हैं। ठीक है, इन्हें हिंदी में कुछ इनके नाम है, मैं वो भी आपके साथ साथ लिख देता हूँ। तो मेल्टिंग को हम बोल देते हैं संगलन, मेल्टिंग को हम बोल देते हैं संगलन। ठीक है, सब्लिमेशन को हम बोल देते हैं निक्षेपण। ठीक है, निक्षेपण बोलते हैं। ठीक है, या फिर निक्षेपण ही बोलते हैं, फिर भी कंफर्म कर लेना। ठीक है, अब आता है वेपराइजेशन। वेपराइजेशन का मतलब क्या है, वेपर का मतलब होता है गैस, तो सीधा हम इसे बोलते हैं वाष्पीकरण। इजी, ठीक है, तो वाष्पीकरण हो गया, वेपराइजेशन बोल दिया। ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे हाई में जाने में, यानी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। क्या हो कि अगर हम इन्हें उल्टा लेके आए, उल्टा लेके आने का मतलब है कि अभी हमने पढ़ा था कि गैस से लिक्विड भी तो आएगा, तो गैस से लिक्विड वाला केस कौन सा होगा आपका, इजी, कंडेंसेट। क्या होता है, कंडेंसेट। अगर गैस से आप लिक्विड में आते हो, गैस से लिक्विड में आना होता है कंडेंसेशन। ठीक है, हिंदी में इसे साथ साथ लिख देता हूं आपके पास, संघनन। ठीक, लिक्विड से सॉलिड में आना कहलाता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड बनाना, हिंदी में इसे बोल देते हैं हम जमना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद सिंपल लास्ट वाला जो प्रोसेस बचता है, जिसे हम एक तरीके से सीधा बोलते हैं कि क्या ऐसा भी कुछ है जो गैस से सीधा सॉलिड में आ सकता है, क्या ऐसा कुछ है जो गैस से सीधा सॉलिड में आपका आता है। तो उसके कुछ एग्जांपल है सिंपल से, कि सॉलिड से गैस में आना हमें पता है सब्लिमेशन हो गया, पर गैस से सॉलिड में आने के बहुत ही रेयर जो केसेस मिलते हैं। ठीक है, इसका आपके लिए एक छोटा सा वर्क है, ये जब हमारी लाइव क्लास होगी तब मैं इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि सॉलिड से गैस से सॉलिड वाला केस कहाँ होता है। ठीक है, ये आपके लिए काम है, जो भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइव क्लास में जरूर हम इस बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मिस्टीरियस क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस है, तो आप सबके लिए भी थोड़ा अच्छा होगा कि थोड़ा आप भी अपना दिमाग लगाओ और इसका यूज करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड गैस किस तरीके से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। ठीक है, होप सो ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट जो पार्ट है जो हमें चाहिए वो क्या है आपका, कि छोटा सा पार्ट है जिसको हम बोल देते हैं लेटेंट हीट। इसको बोलते हैं हिंदी में गुप्त ऊष्मा। लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि आप एनर्जी को क्या करते हो, बढ़ाते हो, एनर्जी को बढ़ाते हो, किसी की एनर्जी बढ़ा रहे हो आप, टेम्परेचर बढ़ा, बिना टेम्परेचर बढ़ाए अगर वो अपनी स्टेट को चेंज कर दे, उसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मीन्स कैसे होता है कि इजी एग्जांपल है, ये आपके पास आइस थी, ठीक है, बर्फ का टुकड़ा है, आप इसे क्या करते हो, सपोज गर्म करने की कोशिश करते हो, ये क्या होता है, मेल्ट होकर किस में जाएगा, वाटर में, पर इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो हीट कहाँ गई, वो हीट इसे ट्रांसफर कर रही है, कहाँ से कहाँ, आइस टू वाटर ट्रांसफर कर रही है, ठीक है, बट फिर भी इसका टेम्परेचर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इसीलिए इसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का मीन्स क्या होता है, इट इज द हीट
दो तरीके की हीट होगी, तो उसकी पूरी डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक ऐसी हीट है जो क्या करती है, किसी भी मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में, ट्रांसफर होने में हेल्प करती है विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। बिना टेम्परेचर इंक्रीज हुए, बिना काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, दैट मींस काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो बिना टेम्परेचर इंक्रीज हुए, बिना टेम्परेचर चेंज हुए, काइनेटिक एनर्जी में बिना चेंज आए, आपका जो मैटर है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जंप कर गया। और ध्यान रखना है, लेटेंट हीट जनरली लोअर टू हायर होगी, मतलब सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। याद रखना, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है मेल्टिंग, हिंदी में इसे बोल देंगे मेल्टिंग, बोलना चाहिए कुछ भी बोल दो, हिंदी में इसे हम बोल देंगे कि जो संकलन होता है, संकलन की गुप्त उष्मा, ठीक है। तो गुप्त उष्मा यानी कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग का मीन्स क्या है, सिंपल, 1 किलोग्राम आपको मैटर लेना है, सब्सटेंस लेना है, ठीक है, और यहाँ फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, तो मेल्ट करना है आपको। तो 1 किलोग्राम मेल्ट कब होता है, जब सॉलिड से लिक्विड जाएगा, पिघलना हिंदी में, तो सॉलिड से लिक्विड जाएगा तभी मेल्ट होगा। तो 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए बिना टेम्परेचर इंक्रीज किए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग। बहुत इजी है, 1 किलोग्राम सब्सटेंस है, उसको आपको सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आना है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तभी वो लेटेंट हीट कहलाएगी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर of 1 kg from solid to liquid, ठीक है। अब इसी का एक और पार्ट आता है, ये तो फर्स्ट टाइप थी, सेकंड टाइप है जो मैं अब आपको यही लिख के दिखा देता हूँ, चलो इस तरफ लिख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे इसे, हायर में मैंने बोला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इजी, वेपर कब बनते हैं, लिक्विड से जब आपको गैस में जाना है, लिक्विड से जब गैस में जाना है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बनेगी। यहां पर भी सेम केस, 1 किलोग्राम सब्सटेंस की स्टेट को, 1 किलोग्राम सब्सटेंस की स्टेट को लिक्विड से गैस में चेंज करना है, और इस बार लिक्विड से गैस का मतलब क्या होता है, वेपराइजेशन। तो 1 किलोग्राम सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में चेंज करने के लिए जो आपको हीट देनी पड़ेगी दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मेल्टिंग सिंपल, 1 किलोग्राम सब्सटेंस सॉलिड टू लिक्विड, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिक्विड टू गैस। उनको जो हीट चाहिए होगी वही आपकी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब लास्ट के बहुत दो छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, इवेपोरेशन और आपका क्या कहते हैं प्रेशर का क्या इम्पैक्ट आता है, ये हम लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये क्लास होगी आपकी संडे को, ठीक है। तो संडे को 7 बजे मिलते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।